नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रवेल स्वागत करता हूं इन ए लर्निंग क्लासेस में। आपका आज के क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड चैप्टर 5 जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसकी हम स्टडी आगे करेंगे। इसमें हम सेल जो है, जो एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब इसमें हम स्टडी कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर के। अब सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर यदि हम देखें तो एक सेल जो है नॉर्मली इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है सेल एनवेलोप, जो नॉर्मली जो है वो मिलता है किसके रूप में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के रूप में। और उसके भीतर की तरफ सेल मेम्ब्रेन एक थिन लेयर होती है जो कवर किए हुए रहती है सेल का जो इनर एनवायरमेंट है उसको, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है या सेकंड कंपोनेंट होता है। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ ए सेल नोन एज ए न्यूक्लियस, थर्ड कंपोनेंट जो है वो न्यूक्लियस होता है। अब इन तीनों के बारे में हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कह सकते हैं इसको हमें सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो है वो है क्या। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक थिन या एक माइक्रो लेयर है, माइक्रो लेयर विच कवर, जो कवर करती है, घेरती है किसको, कवर द सेल साइटोप्लाज्म, या कह सकते हैं कवर द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, या सीधा भी कह सकते हैं कि सेल इज ए थिन लेयर विच कवर ए सेल नोन एज ए सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में यदि हम देखें तो एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पतली लेयर है, लेकिन ये लेयर जो है वो कैसी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंसिडर की जाती है या लिविंग पार्ट होती है एक सेल का। अब सेल मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अलग अलग कार्य होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की पूरी जो लेयर स्ट्रक्चर है उसको शो करने के लिए अलग अलग मॉडल जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें कई सारे मॉडल, जैसे डबल लेयर्ड मॉडल जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, या फिर लिक्विड फ्लूइड मॉडल जो है वो भी इसमें दिया जाता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में स्टडी करनी है। ये हमने केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि थिन लेयर विच कवर द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज ए लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। अब इसके बाद में हम बात करें इसके फंक्शन की। फंक्शन जो है वो क्या होंगे। अब फंक्शन जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो इनका फंक्शन जो है वो क्या है, इट सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, एक कवर बनाती है इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी पार्टिकल या सबस्टांसेस जो हैं जो या तो सेल में इंटर होते हैं या फिर उससे बाहर की ओर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो सीधा सा ये कह सकते हैं इसके फंक्शन में यदि हम एक बात करें तो वो है इट तो फंक्शन में देखिए तो ये क्या हो गया इसका, इट कंट्रोल द एंट्री और एग्जिट ऑफ सबस्टांसेस, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है सबस्टांसेस के वो सेल में इंटर होंगे या फिर उससे एग्जिट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो वो किसके थ्रू होकर निकलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही। इसके अलावा और फंक्शन में यदि हम देखें तो ये प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म या इनर एनवायरमेंट ऑफ ए सेल, या इट मेंटेन द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ ए सेल। तो सेकेंड फंक्शन जो है इसका ये हो गया, इट मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ये उसको बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, इट प्रोटेक्ट द इनर एनवायरमेंट या साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं,
इनर एनवायरमेंट ऑफ ए सेल। तो ये इसके कार्य जो हैं वो इसमें आ गए। अब इसके मेन फंक्शनिंग वगैरह में देखें तो मेन फंक्शन जो है वो इसका यही है, इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ये एंट्री और एग्जिट जो है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और उसके बेसिस पर यदि इसको देखा जाए तो ये एक सेमी परमिएबल और ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कहलाती है। अब सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल जो है उसका अर्थ है, मेम्ब्रेन जो है उसका अर्थ क्या होता है उसकी हम बात करें। यहाँ पर जैसे दो सबस्टेंसेस हैं या दो सबस्टेंसेस हैं, ये एक सेल जो है, इस सेल को हमने रख दिया कहाँ पर है, एक ऐसे वेसल में जिसके अंदर लिक्विड पानी जो है वो भरा हुआ है या कोई सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ है। अब एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉल्वेंट जो घोलता है, जैसे नमक के अंदर नमक को हमने घोल दिया पानी में तो उसमें हम देखें तो साल्ट जो है वो सोल्यूट है और H2O जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से काम करती है कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो ये परमिएबल होती है, साल्ट के लिए कैसी होती है, इम्परमिएबल। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। या फिर साल्ट में या साल्ट के जो आयंस होते हैं उनके अंदर यदि हम देखें जैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों टाइप के आयंस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सोडियम के लिए परमिएबिलिटी शो करती है, या सोडियम के लिए तो ये परमिएबल हो जाती है और पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। नीड के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है अपनी परमिएबिलिटी को, इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो भी कहा जाता है। तो इट इज ए सेमी परमिएबल और कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है। अब इसके अलावा इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं या स्पेशल फंक्शन है उसकी हम बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ विशेष बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसमें से एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन या विसरण। तो इनके अंदर इन स्पेशल फंक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन यदि हम देखें या इसको यदि हम डिफाइन करें तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें सीधा सा ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ ए molecules from their higher concentration to lower concentration। और इसके कारण से ये कई सारे जो फंक्शन होते हैं उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे नॉर्मली यदि हम देखें तो इसके थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है किसका, अलग अलग टाइप के जो गैसेज होते हैं उनका, जैसे O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन यदि हम देखें तो वो लीव्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके थ्रू होता है। नॉर्मली हम देखते हैं प्लांट लीव्स जो है वो क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे वो बाहर रिलीज करते हैं। अब इसका कारण यहाँ पर क्या होगा, ये लीव्स जो हैं इसमें एक स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होती है। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में फूड जो है उसकी मेकिंग की जाती है या प्रोडक्शन किया जाता है फूड का, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सॉरी उल्टा बता दिया। CO2 जो है वो तो इंटर होती है और O2 जो है वो बाहर रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से लेनी होती है। तो CO2 यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो इसके कारण से कंज्यूम होने के कारण से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वो तो क्या होती है, लोअर। और बाहर एनवायरनमेंट में उसके तुलना में, उसके कंपेयर में यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, हाई। इसलिए मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है, को प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है O2। तो O2 यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इसको बाहर, तो इसकी तुलना में यदि देखा जाए तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ तो हो गई हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, यहाँ पर हो गई लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, तो इसके कारण से इनका डिफ्यूजन हो जाता है। तो इसके बेसिस पर हम सीधा सा कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के द्वारा प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका एक्सचेंज O2 एंड CO2 गैसेस। तो ये इसकी एक प्रोसेस होगी। इसके अलावा इसमें एक और स्पेशल फीचर जो है वो हम पढ़ेंगे, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस जो है वो क्या होगा, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें जो है वो फ्लो होता है केवल किसके मॉलिक्यूल्स का, केवल H2O मॉलिक्यूल्स का। तो H2O मॉलिक्यूल्स, ये कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम देयर अपने देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी permeable membrane. This process is called osmosis. तो मोलिक्यूल्स H2O मोलिक्यूल्स, एक तो ये चीज इसमें रहेगी, और दूसरा कौन सी डायरेक्शन से, डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज ए ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर यदि हम बात करें या इसको थोड़ा सा हम समझें, तो उसके लिए आप ध्यान में रखें कि ये एक सेल जो है उसकी हम बात करते हैं। एक नॉर्मल सेल जो है उसको हमने एक सॉल्यूशन में रख दिया, ये एक वैसे लिया, एक पार्ट लिया, एक बीकर वगैरह ले लिया, और उसमें एक सेल जो है इसको रख दिया। बाहर यहाँ पर क्या है, वाटर है, प्योर वाटर जो है वो हमने रखा है, इसमें हमने सेल को रखा है। बाहर की तरफ इसके क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब प्योर वाटर है तो इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, हाई है, जबकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है इसमें भी वाटर वाटर मोलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन उसमें साथ में सोल्यूट है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, लोअर। तो अब इसके बेसिस पर देखें तो हायर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की कहाँ पर हो गई, बाहर प्योर वाटर में, और लोअर कंसंट्रेशन है वो हो गई कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो बाय विच H2O मोलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनर साइड इन द साइटोप्लाज्म थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज ऑस्मोसिस। तो किसी भी सेल को जब हम एक बीकर में रख देते हैं जिसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, तो वाटर उसमें इंटर होता है और उसके कारण से वो फूल जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे किशमिश आती है, किशमिश जो सूखा हुआ अंगूर या छुआरा जो होता है उसको कहते हैं। तो किशमिश जो मिठाई वगैरह में डालते हैं या हलवे वगैरह में डालते हैं, उसको यदि हम पानी के अंदर डालकर छोड़ दें तो कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम किशमिश जो है वो क्या होती है, फूल जाती है, रेजेज बोलते हैं किशमिश को। तो वो जो है वो फूल जाती है या टर्जिड कंडीशन में आ जाती है। उसका कारण क्या है, उस किशमिश में जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो, और बाहर है वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो वो इंटर होते हैं किसमें, उस रेजेस में या फिर किशमिश में, और उसके कारण से क्या होंगी, वो फूल जाएंगे। तो ये ऑस्मोसिस को शो करेगा। अब यहाँ पर हमें इस किशमिश को एक सेल मान सकते हैं, और इस सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऑस्मोसिस हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन की ओर ही हो, ये विपरीत दिशा में भी हो सकता है। ये चीज जो है वो डिपेंड करती है किस पर, उस सेल को हमने जिस सॉल्यूशन में रखा है उस पर। अब इस बेसिस पर देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब इसमें हमें अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप जो है इसका वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन है हाइपोटोनिक
solution and third one is a isotonic solution. अब ये क्या होंगे इनकी हम देखें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। ये साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म की एक निश्चित कंसंट्रेशन है या इसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो भी निश्चित है। अब यहाँ पर इस चीज को यदि हम समझें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है इसको डिटरमाइन करना या निर्धारित करना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे हैं। तो उसके लिए पहले आपको सॉल्यूशन को ध्यान में रखना है। एक सॉल्यूशन जो है वो क्या है? सॉल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर होता है दो अलग अलग सबस्टांसेस का। उसमें से एक सबस्टांसेस जो है वो काम करता है किसका? सॉल्वेंट का। एंड द सेकंड सबस्टांसेस वर्क एज ए सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो तो है विलेय, सॉल्वेंट जो है वो होता है विलायक और सॉल्यूशन उससे बनता है वो है विलियन। अब यहाँ पर इसको हम एक एग्जांपल से देखें। जैसे हम प्योर वाटर लेते हैं, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें हमने क्या कर ली? चीनी घोल ली। वहां पर शुगर जो है वो क्या है? सोल्यूट है। जो चीज घुलती है, डिजोल्व होती है, वो सोल्यूट, और जो डिजोल्व करती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो इस एग्जांपल में देखें तो वाटर जो है वो तो है सॉल्वेंट और शुगर जो है वो है सोल्यूट, और उनका जो मिक्सचर बना वो क्या है? सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर इस बेसिस पर हम देखें तो दो अलग अलग बीकर जो है वो हमने लिए। इसमें हमने 1 लीटर पानी जो है वो ले लिया और दूसरे में भी हमने 1 लीटर अमाउंट जो है वो ले ली किसके? वाटर के, और इसमें हमने चीनी घोल दी। एक में हमने 100 ग्राम चीनी घोली, एक में हमने 500 ग्राम चीनी घोली। अब इस दोनों कंडीशन में देखें तो शुगर सॉल्यूशन बन गया, लेकिन जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन, उसका गाढ़ापन जो है वो अलग है। सीधी सी बात है, कौन सा घोल, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होगा? जिसमें चीनी ज्यादा है। 500 ग्राम चीनी ली है तो वो चाशनी जो बनेगी, वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी ज्यादा गाढ़ा होगा। उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन उसके कंपेयर में देखें तो उसमें वाटर जो है वो क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन में होगा। तो एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा ही क्या होते हैं? लोअर कंसंट्रेशन में रहते हैं। अब यहाँ पर इस बेसिस पर हम बात करते हैं। एक सेल ली और उस सेल को हमने क्या कर दिया? एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से हाई है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? व्हेन सॉल्यूशन concentration is high या is higher than साइटोप्लाज्म। तो यदि साइटोप्लाज्म की तुलना में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है तो वो क्या है? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और इस कंडीशन में यदि हम इसमें रखें, वाटर मॉलिक्यूल्स को रख दें, तो वाटर मॉलिक्यूल उसकी तुलना में ये इसकी कंसंट्रेशन लो है, ये कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे? बाहर की ओर जाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और इसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। तो एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है। जैसे अंगूर को यदि हम चीनी के गाढ़े विलयन में रख दें तो अंगूर जो है वो सिकुड़ जाता है, या कोई अंडा होता है उसको नमक के गाढ़े विलयन, नमक जिसमें घोड़ा हुआ है बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में उसमें रख दें तो अंडा जो है वो क्या होता है? पिचक जाता है। उसका कारण क्या होता है? एक्स ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एक एक्स ऑस्मोसिस, एक एंडोस्मोसिस। दूसरी बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसमें सेल को रखा हुआ है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है, यानी ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो या लोअर देन साइटोप्लाज्म, लोअर देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से क्या हो? कम हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इस कंडीशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन से इंटर होते हैं किसमें? सेल में। इसको हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगी। जैसे कि इसमें इसको पानी में रख दिया तो पानी उसके अंदर इंटर होता है, क्योंकि बाहर जो पानी रखा है वो तो क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन लो है, जबकि अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो इसलिए लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर ये जाएंगे। और तीसरी बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन
concentration equals to the साइटोप्लाज्म। यदि साइटोप्लाज्म के इक्वल होती है कंसंट्रेशन तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये तीन चीजें ध्यान में रखने। इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो एक्स ऑस्मोसिस होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एंड ऑस्मोसिस होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन बाहर और अंदर दोनों और बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन भी बराबर हो गई, इसलिए ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, होगा ही नहीं, ऑस्मोसिस नॉट अकर्स, ये होता ही नहीं है। तो इसे बेसिस पर ये तीन टाइप के सॉल्यूशन जो है वो हुए। अब इसके बाद में एक और जो है फंक्शन है सेल का, जो एक विशेष फंक्शन है, इसको और ध्यान में रखना है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, अपनी जो शेप होती है उसको क्या करती है, चेंज करती है, और वो इनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है आउटर पार्टिकल जो होते हैं उनको। जैसे अमीबा है, अमीबा की ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके कांटेक्ट में आता है कोई भी फूड पार्टिकल तो इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और जो फूड मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाता है और फिर ये आपस में इस तरह से इसको अंदर कवर कर लेती है, इसको इनगल्फ करना कहते हैं। तो इनगल्फ की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस भी होता है, जिसके थ्रू जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एग्जिट किया जाता है। तो ये इसके अलग अलग फंक्शन हो गए। इसमें से डिफ्यूजन और उसका एग्जाम्पल, और ऑस्मोसिस जिसके बेसिस पर हम देखें तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। उसमें एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस होता है जब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ हो सेल को, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि सेल रखी हुई हो तो ऑस्मोसिस जो है वो होता ही नहीं है। तो ये इतनी चीजें जो हैं वो हमने पढ़ी, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये चीजें पढ़ी। इसके बाद में सेल के जो अदर कंपोनेंट होते हैं उनके स्टडी हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई चीज यदि समझ में नहीं आई हो तो उसको पूछ लेना, कमेंट वगैरह करके, या अशोक जी को आप बता दें, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। बाकी चीज यहाँ पर ध्यान में रखें, कंसंट्रेशन वगैरह में यूँ दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन यही होती है, उसके लिए इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मेन चीज है। ऑस्मोसिस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन के बेसिस पर हम बात करें तो सॉल्यूशन के बेसिस पर होगा लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई हो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो हो उसे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, हाई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।